ये एक शादी है, शादी होती है अविनाश के बड़े भाई की। अब जैसा कि मैंने कहा कि शादी का माहौल है। अब मैंने इसलिए पूछा कि भाई देखो, वैसे तो क्वेश्चन बड़ा सिली सा है कि भाई शादी पे सबके हाव भाव कैसे होंगे। सबके हाव भाव तो अच्छे ही होते हैं, बड़े सब खुश होते हैं, खुशी का मौका होता है। हाँ, फूफा वगैरह जीजा जी नाराज होते हैं लेकिन वो भी चलो एक वो पार्ट है, कंपलसरी है। उसके बिना भी शादी पूरी नहीं होती। लेकिन जब शादी हो लड़के की, खास तौर पर उसके पिता इतना डरे हों कि भाई उनके दिमाग में बस एक बात हो रही हो कि बस किसी तरीके से मेरा बच्चा बच जाए। अब यहाँ पर बात हो रही है एक नया जीवन शुरू होने की। वहीं दूसरी ओर जो उसके पिताजी उसकी शादी करा रहे हैं, उनके मन में ये बात चल रही है कि कुछ हो ना जाए। तो कुछ ऐसे पुराने घाव होंगे, कुछ ऐसे बात हुई होगी, है ना। तो यही अविनाश नोट कर रहा था। अविनाश के बड़े भाई की शादी थी, तो शादी चल रही है। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आते जा रहे हैं, अविनाश एक चीज़ नोट करता है कि घर में सारे खुश हैं, लेकिन उसके पिता सतीश, उनके चेहरे की जो परेशानी है, उनकी आंखों में कोप बढ़ता जा रहा है। वो तो बस अपने बेटे जिनकी शादी थी उन पर ही निगाह रखते हैं। हल्की फुल्की इधर उधर कोई खांसी तक भी आ जाए तो तब भी जैसे उनका दिल बैठ जाता है। ये चीज़ अविनाश नोट तो करते जा रहा था, लेकिन अविनाश पूछ नहीं रहा था, क्योंकि जैसे होता है ना कि कई बार ना हम डरते हैं, हमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पर पता भी हो, लेकिन हम सच्चाई को फेस करने से डरते हैं। जैसे अविनाश को लग रहा होगा कि कुछ ऐसी बात पता लग गई जिससे बाद में मैं भी परेशान हो जाऊं। सिंपली वो मतलब अपने रंग में भंग नहीं डालना चाहता था। अब शादी की रस्में होनी शुरू होती हैं, धीरे धीरे शादी वाला दिन आता है, फेरों तक बात आती है। खास तौर पर अब फेरों की जब बात आई ना, तो अविनाश इतना डरा हुआ था। खास तौर पे जब फेरों की बात आई ना, तो अविनाश ये नोट करता है कि उसके पिता इतने डरे हुए थे, वो बस देखे जा रहे थे अपने बेटे को। अब पहला फेरा शुरू होता है, ठीक, दूसरा फेरा शुरू होता है, तीसरा फेरा शुरू होता है। जब चौथा फेरा शुरू होता है तो अचानक जो अविनाश का ब्रदर है उसको एक झटका लगता है, वो गिरते गिरते बचता है। सभी तो हंसा मजाक करना शुरू कर देते हैं कि भाई पहले लुढ़क रहा है, पहले गिरना शुरू हो गया। लेकिन अविनाश के पिता की तो जैसे जिगर ही लेकिन अविनाश के पिता के तो जैसे जान ही निकल जाती है कि क्या हो गया। वो अविनाश इस चीज़ को नोट करता है कि यार इतना भी डरने की क्या बात है, हल्की सी तो बात हुई है। लेकिन जैसे ही उसका ब्रदर संभलता है, वो देखते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक है। चौथा फेरा फेरा जो संपन्न होता है, चौथा फेरा, उसके बाद फिर कहीं जाकर उनकी सांस पे सांस आती है। अब शादी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, सब कुछ ठीक होता है। अविनाश सोचता है कि पता नहीं पिताजी किस बात को लेकर इतने चिंतित थे, लेकिन फिर भी बात आई गई हो जाती है। अगले दिन फादर उनके कुछ रिलैक्स महसूस कर रहे थे। सामान वगैरह, शादी के बाद क्या होता है कि सामान वगैरह समेटना, भाई इधर उधर जो भी है, अविनाश अब थोड़ा सा घर के कामों में हाथ बटा रहा होता है। फिर उनके मदर कहते हैं कि आप स्टोर में कुछ सामान वगैरह सेट करके रखना, तो रखो। अब अविनाश स्टोर में जाता है, स्टोर में जाकर सामान इकट्ठा जो भी है करना, सेट करना शुरू कर देता है। अचानक से ना एक थैला गिरता है नीचे। अब जब कोई चीज़ गिरती है, कुछ जो अंदर होता है वो गिर के फैल जाता है। वो ना एक चीज़ नोट करता है कि वहाँ से निकलते हैं नेगेटिव्स। नेगेटिव्स पता आपको? नेगेटिव्स मतलब फोटो के नेगेटिव। हाँ, आपका बर्थ कौन सा ईयर का? 1999। फिर कुछ हद तक आपको टच होगा थोड़ा सा, हाँ है ना, कि आजकल तो वही होगा ना, फोटो खींची बस फ़ोन पे डाली या प्रिंट निकाल दिया, तब होते नेगेटिव होते थे। देखा है, मतलब उस टाइम तो 2006 या 7 तक मैंने देखा है। जो जेंजी है उनके लिए कुछ हो सकता है, बड़ी मैं कुछ बता नई दूं, बात हो। फोटो होती है ब्लैक कलर की होती है जिसमें कुछ नहीं दिखता, नहीं, ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर की, नहीं गोल्डन दिखता, गोल्डन ब्राउन। दिखता है उसमें। बताऊँ क्या, जब पुरानी फिल्मों में आता था ना, जैसे करण अर्जुन में यादें आती हैं, और बड़ा वो वाइट से बॉर्डर होते वाइट और ब्लैक थे, दिखता बॉर्डर है। है ना, ऐसे ऐसे करके देखो। वो देखते हैं नेगेटिव्स गिरे हुए थे। नेगेटिव्स को वो देखता है तो ऐसा लगता है कि कोई शादी है। मतलब चेहरे तो नज़र नहीं आते उसमें, पता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शादी है, किसी ने सेहरा बंद होगा। लेकिन वो चीज़ नोट करता है कि जो अलग अलग नेगेटिव्स हैं ना, जो सेहरा बंदी हो रही है, उनके बैकग्राउंड अलग है, यानी कि कोई एक पर्सन नहीं है। पहले उसको लगता है कि पिताजी के, हमारे फादर मदर की मैरिज की होंगी, लेकिन अब दो अलग अलग हैं, यानी कि ये कोई और है। और वहाँ की जो मतलब मटेरियल है वो भी अलग अलग है ना। फोटो से, फोटो तो क्लियर नहीं, बट मटेरियल अलग अलग है। वो फोटो कुछ और है, वो फोटो कुछ और है। अब ये अविनाश लेके जाता है अपने पिताजी के पास कि ये किसके नेगेटिव है। जब पिताजी उनके देखते हैं सतीश, तो अब उनकी आंखों में आंसू थे।
अविनाश को बस ये कन्फर्म हो चला था कि कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो पिताजी छुपा रहे हैं। अविनाश पूछता है कि देखो पिताजी, मैंने एक चीज़ नोट की है कि सारी शादी में आप इतने ज़्यादा परेशान थे। मैंने पूछा नहीं कि चलो सही से जो है का सारा जो है वो हो जाए, लेकिन अब मुझे बताओ कि आप किस चीज़ को लेकर डर रहे थे। तो पिताजी कुछ बोल नहीं रहे थे, मदर भी आ जाती हैं तो पास में बैठ जाती हैं। पिताजी काफ़ी इमोशनल थे। फिर वो कहते हैं कि जो ये नेगेटिव है इसमें ये मेरी नहीं है, मतलब मेरी शादी की नहीं है, ये तुम्हारी ताऊ जी की है। अरे यार ताऊ जी? कहते हैं हाँ बेटा तेरे ताऊ जी। तो अविनाश कहता है मैंने, मेरे ताऊ जी कब थे, मेरे ताऊ जी हैं ही नहीं। तो सतीश कहते हैं कि नहीं भाई, तो सतीश कहते हैं कि नहीं बेटा ये तेरे ताऊ जी हैं और ये तेरे दो ताऊ जी की शादी क्या है। अब अविनाश के लिए शॉकिंग थी। अविनाश के 2 ताऊजी थे या हैं, लेकिन उनको नहीं पता है। नहीं पता। अविनाश के लिए ये बात शॉकिंग थी कि मतलब एक तो होता है ना कि इलेक्शन लड़ाई भी होगी, हो घरों में होती रहती है, पर पता तो होता है ना कि हमारी रिश्तेदारी है। ऐसा तो नहीं है ना कि पता ही नहीं है ना। तो फिर उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा ये उनकी शादी है, शादी के हैं, लेकिन वो अब है नहीं। मतलब कि ये तो क्लियर है अविनाश को कि वो जा चुके हैं, ख़त्म, अब वो दुनिया में नहीं है। अब जो ये शादी है, उनके बेटे की शादी हुई है, इसका बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन इनके ताऊ की शादी से था। अब ये शादी हो रही है आज से कुछ, उनकी शादी से कुछ 25-30 साल बाद, अमूमन 30 साल बाद के आसपास। तो ऐसा क्या कनेक्शन है कि जब इनके भाई का जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से कनेक्शन क्या जुड़ गया, वो क्यों इतना डर रहे थे। अब जब ज़्यादा जोर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इनके पिता रिलैक्स थे। अब कहीं ना कहीं जो सतीश कुमार जी थे वो थोड़े से रिलैक्स थे कि शायद जो घड़ी है, विपता की घड़ी, वो टल चुकी है, तो बात बताने में कोई हर्ज नहीं है। अब वो फिर शुरू करते हैं अपना किस्सा कि दरअसल हुआ क्या था। वो कहते हैं कि बेटा तेरा एक नहीं 2 ताऊ जी थे। जो तेरे बड़े ताऊ जी थे वो मेरे से तकरीबन 10 साल बड़े थे, और जो तेरे छोटे ताऊ जी मेरे से बड़े थे, लेकिन छोटे ताऊ जी वो मेरे से 7 साल बड़े थे। अब एक बार हम तब गांव में रहते थे, तो हम शहर किसी काम से गए थे स्कूटर पे, वापसी भी हम तीनों जाने आ रहे थे। तो तेरे जो बड़े ताऊ जी उनको हुई लघु शंका। अब वो कहते हैं कि भाई मैं पेशाब करना। अब ये झाड़ियों की तरफ जाते हैं बाथरूम करने। अब 1 मिनट बीतते हैं, 2 मिनट बीतते हैं, भाई कितनी देर तक, कितना टाइम लगता है। ये सतीश कुमार जी ये वेट करते हैं कि भाई आ नहीं रहे, और वो वैसे ही बिल्कुल बुत बनकर खड़े हैं। इनको वो महसूस होता है कि ये कर क्या रहा है। तो ये आवाज़ लगाते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, जल्दी आ जाओ। तो जो इनका भाई है ना, ये देखते हैं आगे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जैसे कोई हिप्नोटाइज किया होता है ना किसी को, बस वो चले जा रहा आगे। इनको थोड़ा सा अजीब महसूस होता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो ये अपने दूसरे भाई को कहते हैं रुको मैं होकर आता हूँ। अब ये आगे आगे जाए जा रहे हैं, तो वो उनको पीछे से ना झंझोड़ते हैं, अरे कहाँ जाए जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि वो मुझे बुला रही है। तो कहते हैं कौन बुला रही है मुझे। कहते हैं वो कह रही है बड़े ना डर से, कि वो कह रही है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुमने मुझे जला के मारा था ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा। अब इनको बात समझ में नहीं आती कि चंगा वाला इंसान है जो मतलब बिल्कुल ठीक है, अभी हम बातें करते आ रहे हैं, इसको क्या हो गया। ये उनको ना पकड़ते हैं, इनको थोड़ा सा महसूस होता है कि यार कुछ गलत है। तो अब इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है कि भाई कोई ना कोई चक्कर तो है। अब ये उनको लेके जाते हैं स्कूटर पर, और एज ए नॉर्मल नहीं, बड़ा जैसे किसी के इंसान को पकड़ कर घसीट कर लेकर जाते हैं ना। इनके दूसरे भाई भी परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या हुआ। अब ये कुछ कह नहीं रहते, कहते बस बस जल्दी से स्कूटर पर इनको बिठा, ये बीच में बिठाते हैं। जो भी चीज़ इनको नज़र आ रही थी, अब कुछ समय बाद ये तीनों को नज़र आ रही थी। अब ये स्कूटर स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। ये भाई जो सबसे बड़े भाई थे, ये लेफ़्ट साइड पर देखे जा रहे थे कि वो देख साथ में भागे जा रही है। अब ये दोनों भाई उस तरफ देखते हैं, तो ये क्या देखते हैं कि एक इंसान नुमा चीज़ वो झाड़ियों के बीच से भागे जा रही है। कोई इंसान है जो झाड़ियों के बीच से भागे जा रहा है, रही है अपने रही है। अब आमतौर पे स्कूटर की स्पीड जो थी वो तकरीबन 60 के आसपास थी। किसी इंसान की इतनी है कि वो झाड़ियों के बीच 60 किलोमीटर की स्पीड से बिल्कुल बराबरी के साथ भागे। भाई सीधे रोड पे नहीं भाग सकते। दूसरी चीज़, लाल रंग के उसने कपड़े पहने थे, ये भी इनको डराने के लिए काफ़ी था। अब जब वो भाग रही थी, उसके बड़े बड़े बाल पीछे लहरा रहे थे, दांत उसके बड़े बड़े,
इसके भाई ने पहले वर्णन किया था कि उसके बड़े बड़े दांत हैं, और जो इंसान कोई, चलो पहली बात वो इंसान थी नहीं, वो थी टाइम, वो भाग रही थी और इनकी तरफ मुंह करके। अब कोई इंसान भाग रहा है वो सामने देख के भागता है। अब देखो ना, अब वो मंजर सोचो कि मुंह इसकी तरफ, इनकी तरफ घुमा हुआ, इनकी तरफ देख के हंस रही है, बड़े बड़े दांत हैं और भागे जा रही है। बस ये कहता है कि मैं किसी तरीके से अपने नर्व्स को संभाल के बैठा था कि भाई अगर मैं हिम्मत छोड़ गया, स्कूटर गिर गया तो हम गए। अब क्या होता है कि चलो किस्मत अच्छी थी या फिर कुछ समय के लिए अच्छी थी कि झाड़ियाँ ख़त्म होती हैं, शहर का इलाका शुरू होता है, वो गायब हो जाती है। अब जैसे ही स्कूटर शहर की तरफ भाग मतलब चल रहा होता है, तो जिनका पिछला सबसे पीछे भाई बैठा तो कहता है भाई जल्दी भगाओ, वो पीछे भाग रही है। वो मतलब इनके पीछे थी, लेकिन चलो ये जल्दी से घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते हैं, अब तीनों का हाल ख़राब, तीनों को बुखार। जब इन्होंने अपने भाई को पकड़ा और जब पकड़ के लेकर आए तब कह रहे थे कि तब इतना शरीर तपरा था उसका। अब वही हाल मारा था। हमने आनंद फानंद में घर वालों को बात बताई कि ये सब कुछ हुआ, वो भी डर गए। वो डरने की खास वजह भी थी, वो अगले दिन पता लगेगी। अब रात के समय में कुछ हो नहीं सकता था, काफ़ी समय हो चुका था। अगले दिन सुबह पंडित जी के पास जाया जाता तो पंडित जी काफ़ी ज़्यादा नाटक लगाते हैं इनको, इनके माँ बाप को। वो कहते हैं कि बेवकूफ़ों तुम्हें पता नहीं है। उसका कारण था कि इनके बड़े भाई की शादी थी कुछ दिनों बाद। शादी में आपको पता है, शादी से ना कुछ समय पहले गाना बांध देते हैं कि अकेले अगर लेट से किसी की डेथ होगी है तो संस्कार में भी नहीं जाने देते, किसी के मतलब कोई शौक वाली जगह पे नहीं जाने देते, अकेले एकांत जगह पे नहीं जाने देते, कि ऐसी चीज़ें ना मतलब ज़्यादा हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं इन चीज़ों पर। उन्होंने गाना वगैरह बांधा था, लेकिन उन्होंने बाहर आने जाने का परहेज नहीं किया था। पंडित जी अब क्या करते हैं कि वो मतलब थोड़ा सा गंगा जल छिड़कते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन अब वो सपनों में आने शुरू होते हैं इनके, इन तीनों के सपनों में। वही लेडी, हाँ, वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई, तुमने मुझे जला के मार दिया, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। अब अविनाश सोच रहा है कि ये बात दोहराई गई है कि क्या कुछ पुराने पाप थे, मतलब कुछ गलत काम तो नहीं किसी के साथ इन्होंने किया, सच में तो नहीं जलाया किसी को। हाँ सच में तो नहीं मार कुछ दिया। गलत करके कुछ किया हो इस तरीके से। लेकिन अब ये बात बताते हैं, घर वाले भी इतना सीरियसली लेते कि भाई कोई डायन डून पड़ गई है पीछे, ऊपरी हवा कोई आ गई है, तो चलो अब पंडित जी ने तो उपचार कर ही दिया। अब आती है शादी वाला दिन, आता है शादी वाला दिन, सब कुछ ठीक से हो रहा है। किसी के तो दूर दूर के ख्याल में था ही ना कि ऐसा कुछ होगा। जब फेरों का टाइम आता है ना, तो अचानक से इनके बड़े भाई को खून की उल्टी आती हैं और वहीं पे ख़त्म, ऑन द स्पॉट डेथ। इन सब का तो रो रो के बुरा हाल, क्योंकि जहाँ पर इतना खुशी का चल रहा था वहाँ पर एकदम से मौत का मातम शुरू हो गया। भाई कौन किसको संभाले, जवान मौत, वो भी शादी वाले दिन, है ना। तो चलो बहुत बुरा हुआ। सबने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया कि कुछ इस चीज़ से लिंक है इस चीज़ का, है ना। चलता रहा। जब कोई दुख की घड़ी होती है ना, उसको मरहम कैसे लगती है जब कोई घर में कोई सुख का टाइम दोबारा आता है। अब इस बात को कुछ साल बीत गए, तो अब थी इनके दूसरे बेटे की शादी। कहीं ना कहीं उस चुड़ैल की बात को, उस डायन की बात को दरकिनार हो चुकी थी इनके दिमाग से। हाँ, कभी कभी सपनों में आती थी, लेकिन अब वो जस्ट एक सिंपल ऑर्डिनरी नाइटमेयर कि ठीक है यार, वैसे भी बुरा सपना आ गया। अब इनकी थी दूसरे भाई की शादी, सब कुछ सारा होता है, मतलब वरमाला वगैरह सब कुछ। जब आता है फेरों का टाइम, जब चौथा फेरा होने लगता है, खून की उल्टी आती है, वो भी खत्म, ऑन द स्पॉट डेथ। पहले भाई के साथ भी शादी वाले दिन ऐसा हुआ, दूसरे भाई के साथ भी शादी वाले दिन ऐसा हुआ। अब तो जिसे कहते हैं ना, बस पागलपन शुरू हो गया आसपास कि शादी वाले दिन ही कुछ हो रहा है। मतलब कोहराम मच गया एक तरह का कि भाई ये क्या हो गया, कि पहला भाई भी ऐसा गया, दूसरा भाई भी ऐसा ही गया, ठीक उसी तरीके से। खुद सोचो कि कौन किसको संभाले, कि इनके परिवार का तो मतलब जैसे कहते हैं कि बस वो तो सामने मरा था, ये भी मर ही चुके थे, कहने को जिंदा थे, ये हाल था। खासतौर पर इनके माँ बाप, कि भाई दो जवान बेटे देखते ही देखते हाथों से निकल गए, और वो भी शादी वाले दिन। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता। अब ये जो मैटर था वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका था। अब जैसे तैसे करके क्रियाक्रम हुआ, ज़िंदगी है, जीनी तो पड़ती है, जैसे तैसे मर्जी। लेकिन अब ये बात तो भाई साफ़ हो चुकी थी कि कोई ना कोई चक्कर तो है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ
प्रॉब्लम हो रही है ना। फिर अब किसी बहुत बड़े तांत्रिक से जो है वो कांटेक्ट किया गया। अब जब उसने ध्यान लगाया ना, तो उसने कहा कि तुमने उसको कर दिया जागृत। तो ये कहते हैं किसको जागृत कर दिया? तो वो ध्यान लगा कि कहते हैं कि जहाँ पर तेरे बड़े भाई ने पेशाब किया था, मुझे उस जगह पे लेके जा। अब उस जगह पे लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे एग्जैक्ट जगह बता जहाँ पर पेशाब किया था। अब ऐसे याद तो था नहीं, कुछ समय पहले की बात थी, फिर भी दिमाग पर जोर लगाते हैं करके उस जगह के आसपास का होता है कि हाँ इस जगह के आसपास हो सकता है। तो उनको कहते हैं कि खुदाई करो इस जगह की। जब खुदाई करते हैं तो वहाँ पर हड्डियाँ निकलती हैं और बड़े चिथड़े थे, लाल से कपड़ों के चिथड़े। अब जब वो निकलते हैं ना, तो फिर वो तांत्रिक सारी कहानी बताते हैं। कहते हैं कि ये कोई नवविवाहिता थी जिसको जिसके पति ने आग लगा के उसको मार के उसकी जो बॉडी है यहाँ पे दबा दी। और आज की बात नहीं है, आज से 55-60 साल पहले की बात है। तो तब तो यहाँ पर सड़क वगैरह थी नहीं, बिल्कुल उजाड़ था, जंगल भी यहाँ था। अब सड़क बन गई, सड़क का किनारा बन गया, तेरे भाई ने गलती से पेशाब किया, वो जागृत होगी। अब वो उसी फॉर्म में जागृत हुई जिस फॉर्म में वो भरी थी, यानी बिल्कुल नवविवाहिता। दूसरी तुम्हारी गलती, तुम्हारे भाई की शादी होने वाली थी। अब उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ से वो कनेक्ट कर रही थी कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता है, तो मैं इसको मारूंगी। ना ही सिर्फ वो इसे मारेगी, वो तुम्हारे परिवार का यानी तुम्हारा वंश ख़त्म कर देगी। यानी कि अब अगला नंबर तेरा सतीश का। 2 भाई तो मर चुके थे, तो वंश खत्म होना था। तीसरा अविनाश के जो पापा है उनके साथ, हाँ उनके पास जब ये हुआ तो बादशाह तांत्रिक कहते हैं कि भाई हड्डियाँ वो लेंगे, कहते मैं इसको कुछ खुद करूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा। अब आती है सतीश की शादी। मैंने क्या कहा था आपको कि शादी पर सब खुश होते हैं, लेकिन सतीश की शादी पर कोई खुश नहीं था। सबके चेहरों पर खौफ, सबकी आंखों में डर कि क्या होगा, किसी तरह बस शादी हो जाए। हाँ कि होगी भी कि नहीं। अब किसी के मन में ये ख्याल भी नहीं था कि शादी होगी कि नहीं, सबके मन में ये ख्याल था कि जिंदा बचेगा भी कि नहीं। अब एक दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि शादी ना करता, लेकिन तांत्रिक जी ने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी आप करो। फिर भी एक डर तो था ही। पहला फेरा संपन्न होता है, दूसरा फेरा संपन्न होता है, तीसरा फेरा संपन्न होता है। जैसे ही चौथा फेरा शुरू होता है, इनको एक चक्कर आता है तेज, लेकिन ये किसी तरीके से अपने आप को संभालते हैं। सबकी तो जान हलक में आ जाती है। चौथा फेरा संपन्न होता है, शादी पूरी हो जाती है। लेकिन इस शादी में एक खास बात थी कि तांत्रिक जी खुद बैठे हुए थे, वो वहीं पर थे। वो खुद सारा कर रहे थे अपनी जिम्मेवारी से कि आप करो। अब शादी संपन्न हुई तो सबने सुख की सांस ली कि जो भी ये श्राप हम पर लगा है, जो भी ये लगा है, ये दूर हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये बात सतीश की शादी पर ही ख़त्म हो चुकी थी तो फिर वो अपने बच्चे के को डर रहा था। तो वो एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो बस वही डर। तो कि ये परिवार की उनके पापा के बाद में पहली शादी होनी थी। हाँ, तो इसलिए उनको डर था। लेकिन अविनाश कहता है भाई अब तो मुझे भी डर है। अब तो बता दिया। अब तो भाई चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन डर तो मुझे भी है ना कि कहीं ऐसा कुछ हो ना जाए। तो ये एक किस्सा था कि जिसमें मतलब बड़ा अजीब से तरीके का कि कोई लेना देना था नहीं, एक छोटी सी गलती। इसलिए भाई मैं कहता हूँ कि किनारे किनारे पे कोशिश करो ना किया करो। तो अगर बहुत जल्दी आ जा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी है लघु तो शंका। नहीं, यूरिनल वो भी आते हैं, यूरिनल आई थिंक ना बैग्स भी आते बैग्स आते हैं। हैं, वो जल में कन्वर्ट हो जाते हैं। भाई मैंने भी रखे हुए हैं अपनी कार में कि वो तो मैं तो भी बिल्कुल रिस्क नहीं लेता। ये नहीं कि इस चीज़ के लिए, मतलब वैसे भी गलत चीज़ अनहाइजीनिक है, अनहाइजीनिक है, ओपन में आप कहीं भी कर रहे हो, ठीक है ना। तो मैं तो भाई इस चीज़ को वैसे ही बड़ा इस चीज़ की परवाह करता हूँ। और ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे ने नहीं मानना वो ना माने, फिर जो मनवाने पर आ जाती हैं तो चलो मान लो भूत प्रेत में नहीं मानते, लेकिन एक हाइजीन पर्पस से मान हाइजीन लो, की पर्पस से है ना, लेकिन मानो। ये वो टाइम थी जो कांड करता जाता है पूरा। अब ऐसा ही कुछ किस्सा हुआ कि आशीष अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, किसी पार्टी से वापस आ रहा था और ये पैदल ही वापस जा रहे थे घर। इसके 4-5 दोस्त थे जिसमें रमित भी था। आशीष तो ड्रिंक करता नहीं था, लेकिन उसके बाकी दोस्त करते थे, और ख़ासतौर पर रमित तो बिल्कुल हार्डकोर, और वो भी फ्री की मिल रही हो पार्टी में, फिर तो भाई कैपेसिटी से ज़्यादा पी ले जाती है। वो तो बस झूल झूल के, मतलब कि बिल्कुल जैसे आप शराबी की एक एक्सटेंड मतलब एक्सट्रीम फॉर्म देख सकते हो ना, वो थी।
अब वो चले जा रहे एक दूसरे से मजाक करते जा रहे थे, सब कुछ करते जा रहे थे। तो धीरे धीरे जब आशीष बढ़ता जा रहा था एक ऐसी जगह पर जो काफ़ी बदनाम है काले जादू के लिए। कौन सी जगह? मयोंग, मयोंग गाँव असम। नहीं गांव नहीं भाई, वो किसी शहर के जगह से जा रहे थे। हर एक शहर में मिल जाएगी, हर एक कस्बे में मिल सकती है। एक ऐसी खास जगह है जो बड़ी मशहूर है किसके लिए? काले जादू के लिए। अरे यार इतने पॉडकास्ट किया है विकास भाई, आपके दोस्त झट से जवाब देना चाहिए। एक मुझे ऐसी पता है कमेंट बॉक्स में ना ये आप टाइम स्टैम्प कर लो, इससे पहले हमारे व्यूअर्स ने आंसर दे दिया होगा। चलिए भाई, और अगर लोगों को पता है तो सब्सक्राइब भी कर देना हम दोनों का चैनल। चलो आप मुझे बताओ फिर से। मैं आपको फिर मैं मौका देता हूँ कि किसी भी कस्बे में, शहरों में भरमार होगी, कस्बों में कम होगी, गांव में इक्का दुक्का हो सकती है, लेकिन मशहूर है काले जादू के लिए। कोई जगह है? हाँ, 7 करोड़ का सवाल है। अरे भाई यार, ये तो आपने दुविधा में डाल दिया। मैं इतना समय नहीं दे सकता गाली खानी है व्यूअर से। बताओ मैं कहना स्टोरी चलो चौराहा भाई। अरे यार है ना? चौराहा। जैसे ही आशीष बढ़ता जा रहा था, आगे चौराहा आता जा रहा था, उसको ना थोड़ी दूर से धुआं नजर आ रहा था। जब वो पास आ रहा था तो देखा था कि हांडी पड़ी हुई है, धुआं कोई शायद धूप वगैरह जलाई होगी किसी ने। अब वो बच के जाना चाह रहा था उससे, और वो दोस्तों को कहता है वो साइड पे हो जाओ। लेकिन जैसे ही रमित की नज़र पड़ती है उस हांडी की तरफ, कहता है फुटबॉल, अरे इसको लात मारते हैं, शराब पी थी। और वो कहता है, आशीष कहता है नहीं भाई साइड पे हो। वो कहता है भाई इसको तो लात मारेंगे। वो बस वो शराब पी है उसके मन में आ गया, वो कहता है भाई साइड पे हो। अब वो उसको लात मारने पर आतुर, वो भाई उसको पकड़ रहा है, वो उसको कह रहा है कि नहीं मैंने तो लात मारनी। इस चीज़ में ना थोड़ी उन दोनों की हाथापाई हो गई। देखते ही देखते दोनों में लड़ाई हो गई। अब जहाँ इतने मतलब रमित और आशीष खास तौर पर इतने जिगरी दोस्त थे ना कि इनमें तो ज़िंदगी में मतलब हादसा मजाक तो होता रहता है, लेकिन जिस तरीके से लड़ रहे थे, हालांकि इनके बाकी दोस्तों ने भी शराब पी थी लेकिन कम पी थी, इतनी पी थी कि होश में हो। तो ये तो बिल्कुल ऐसे लड़ रहा था, वो समझ भी रहे थे कि रमित ने बहुत पी है, लेकिन इतनी लड़ाई इन्होंने कभी देखी नहीं, इतनी एक्सट्रीम लड़ाई। मतलब रमित ने जो जहान की गालियाँ निकाली, मैं तो उसको लात मारूंगा तो होता कौन है, ये वो लटरम पटरम है ना। लेकिन आशीष कह रहा था कि तू मार दे मुझे, लेकिन तुझे मैं उसको लात नहीं मार रहा। अब जब इतनी लड़ाई हो जाती है, जैसे तैसे करके दोनों को छुटाते हैं और घर चले जाते हैं, है ना। रमित को उसके घर पहुंचाते हैं, वो तो इस होश में था ही नहीं। आशीष बड़े गुस्से में था, वो भी कोई बात करना चाहता नहीं है। अब अगले दिन लगभग दोनों की दोस्ती ख़त्म हो चुकी थी। रमित उठता है, उसको महसूस होता थोड़ा सा कि भाई मैंने कुछ ज़्यादा ही कल कर दिया, लेकिन उसको था कि भाई इतनी भी क्या बात होगी, लात ही मारनी थी। ये तो ऐसे कर रहा था कि जैसे पता नहीं मैं इसको मार रहा हूँ, लात है ना। तो पर फिर भी वो महसूस करता है कि नहीं यार ज़्यादा ही हो गया, है ना। वो उससे आशीष से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आशीष अब उससे बात करना नहीं चाहता था। अब दोस्त जो हैं वो बीच बचा करने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, लेकिन आशीष तो मान ही नहीं रहा था। ये बात दिनों में बीती, दिनों के बाद हफ्तों में गई, हफ्तों के बाद महीनों में गई। वो दोस्त जो भाई एक दूसरे से मिले बिना रह नहीं सकते थे, महीने गुजर गए, लेकिन रमित ने उसको मनाना नहीं छोड़ा। और जब कोई ऐसे मनाता है ना तो फिर मान जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जो इगोस्टिक होता है ना, वो जिसकी गलती हो, मैं ये नहीं कहता ना हो तो फिर चलो ठीक है, लेकिन हो तो फिर उसके बाद ये सोचे ना नहीं मानते तो कोई बात नहीं, फिर उसकी ईगो उसके साथ ही रहे तो अच्छा है। लेकिन जो अपनी ईगो से ऊपर आकर बार बार मनाए कि भाई मेरी गलती थी मैं तो मनाऊंगा ही, तो ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए दोबारा से। अब कुछ जैसे मैंने कहा कि महीने बीत गए, तो फिर आशीष के मन में भी आता है कि चलो भाई ठीक है, फिर से प्लान बनता है कि भाई चलो कहीं बैठ के मिलते हैं। अब जब आशीष, रमित और वो बैठते हैं सारे दोस्त, तो बातें थोड़ी हल्की फुल्की होती है कि वो सॉरी मांगता है रमित, भाई सॉरी भाई ऐसे भी क्या, चलो ठीक है मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया। अब दूसरा एक दोस्त कहता है कि चलो भाई ड्रिंक्स लेते हैं, तो रमित कहता है नहीं मैं नहीं। तो आशीष कहता है क्या हुआ, कहता है भाई बस उस दिन से मैंने छोड़ दी यार, जिस चीज़ से दोस्ती टूट जाए तो वो चीज़ क्या करनी। सही ठीक बात थी। आशीष को बड़ी खुशी होती है, अब दोनों गले मिलते हैं। रमेश कहता है भाई मुझे कम से कम ये तो बता कि मतलब ये तूने लात क्यों नहीं मारने दी। अब मैं उसमें एक चीज़ बताना भूल गया, जब ये शुरू हुई थी ना बात कि वो लात मारना चाहता था, वो कहता था कि मैं नहीं चाहता कि जो सूर्या मेरे कज़न ब्रदर सूर्या के साथ हो वो तेरे साथ हो।
तो वो कहता है ये तो सूरज की बात, सूर्य की बात कर रहा था, ये क्या क्या चीज़ है, मुझे समझ नहीं लगी। क्या हुआ था उसका? हाँ, क्या क्या हुआ था? कहता देख भाई कि अच्छा हुआ तूने शराब छोड़ी है, मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन मैं एक तुझे बात बताऊं कि अगर तू उस दिन उस हांडी को लात मार देता तो हो सकता तू दुनिया भी छोड़ जाता। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे कज़न ब्रदर के साथ हुआ, उसके परिवार के साथ हुआ, तो वो तेरे साथ भी हो। एक परिवार की ज़िंदगी पूरी लील ली गई, तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ होता। अब उसके दोस्त भी थे, कहते हैं कि भैया हमें समझ तो लग रहा है कि जो तू कज़न ब्रदर की बात कर रहा वो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ, लेकिन उसका इस हांडी के साथ लिंक है। फिर वो बताता है कि हुआ क्या। कहता भी सूर्य जो था मेरी बुआ का लड़का था। अब पिछले मतलब महीनों में अचानक से पहले मेरे बुआ जी की डेथ हुई, फिर मेरे फूफा जी की डेथ हुई। कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। सूर्या, उसके माँ बाप, सिर्फ 3 जनों की फैमिली, अच्छी फैमिली, रिच परिवार था। मेरी जो बुआ थी वो सरकारी टीचर थी। जो मेरे फूफा जी थे बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे, पैसों की कमी थी नहीं। लेकिन अचानक से देखते ही देखते 2 मौतें हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? सूर्य काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था। अब मैं उसको हौसला देने की कोशिश करता हूँ, वो ऊपर से और ही बात कर देता है। वो कहता है कि भाई ये बस मैं भी कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, भाई मुझे तो पिस्सू पड़ जाते, मेरा उससे प्यार बहुत था। मैं कहता भाई तुझे मतलब सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो ये डॉक्टर को दिखाऊं, ये करो। कहता नहीं भाई मैंने किया है कुछ ऐसा जिससे ये सब कुछ हुआ और अब ये रुकेगा नहीं। तो ये कहता है कि मैं समझा नहीं। अब फिर वो बताता है हांडी वाला सीन। वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था, शराब वगैरह उसने पी थी, हमें रास्ते में चौराहे में ये हांडी दिखाई देती है इस तरीके की। तो अब ये दोस्ती अलग और इसकी दोस्ती अलग। जब वो उस हांडी को देखते हैं ना, दोस्त कहते हैं कि अरे भाई वो देख हांडी। कहते हैं अब मैं उस हांडी को देख के ना उसको लात मारने के लिए जाता हूँ और मेरे दोस्त मुझे प्रोत्साहित करते हैं, अरे भाई दूर तक जानी चाहिए, मार इसको लात, जितनी दूर तक पहुँचता जानी चाहिए। कहते जैसे ही मैंने लात मारी ना वो भस्म निकली, और भस्म मतलब भस्म फैल गई, कुछ मेरे ऊपर गई। कहते बस भस्म वो लगने की देर है तो अचानक से जैसे मेरी ज़िंदगी रुक सी गई। मुझे अपने आसपास जो चीज़ें हैं काफ़ी स्लो मोशन में लग रहा था, जैसे स्टन हो जाता है ना बंदा, स्टन ग्रेनेड हो जाता है फेंका, वो चीज़ हो गया। मेरे दोस्त से जोड़ते भाई क्या हो गया तुझे? अरे क्या हुआ, क्या हो गया? कहते मुझे समझ नहीं लग रहा था हुआ क्या। अब वो मुझे मेरे घर की तरफ लेके जा रहे हैं और मैं जिंदा लाश की तरह चले जा रहा हूँ। मेरे आसपास मुझे हंसने की आवाज़ आ रही है, बड़ी अजीब से तरीके की, बड़ी अजीब से तरीके की, कभी इस कान से कभी उस कान से मैं इधर उधर देखे जा रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं लग रही। मेरे दोस्त भी मेरे व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा अजीब कि ये इसको 2 मिनट के अंदर अंदर हो के गया। जैसे तैसे जाके मैं घर पहुँचता हूँ। घर पहुँचने के बाद मैं लेटता हूँ, अचानक से मेरी जाग खुलती है और मेरे बिल्कुल सामने जो चीज़ मुझे पहले सुनाई दे रही थी, मेरे सामने वो हंस रही थी। उसकी सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी, दांत और जीभ, बाकी कुछ नहीं। अब आप खुद सोचो कि जब आपके सामने ऐसी आकृति दिखाई दे तो क्या हाल होगा। कहते मैं हिल भी नहीं पा रहा, और कहते हैं कि तूने मुझे वो आज़ाद कर दिया, अब मैं एक एक करके तेरे परिवार को ख़त्म करूँगी, फिर तुझे ख़त्म करूँगी, शुरुआत तेरे परिवार से होगी। अब जब ये बात सुनता है सूर्या, अचानक से उसकी जाग खुलती है। वो देखता है कि थैंक गॉड ये सब सपना था। कहता शुक्र है ये सपना था। अब वो बात आई गई हो जाती है। 9 दिन बाद उसको फिर वही सपना आता है सेम, कि मैं तेरी माँ को ले जाऊँगी। अगले दिन उनकी जो माँ होती है वो नींद में एक्सपायर, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, नींद में एक्सपायर, सोते सोते कहते हैं इंसान सोते सोते। अब भाई इतना बड़ा हो गया, मतलब इनको हुआ सूर्य को भाई सपना मुझे आया था, तो ये तो अगले दिन ख़त्म। अब वो ठीक वही सपना 1 महीने बाद आता है और अगले दिन उसके पिताजी वो भी ख़त्म। जब ये बात होती है तो फिर ये मतलब सुनते हैं बात आशीष। वो कहते हैं कि भाई मुझे पहले बताता, ये अपने घर बात बताते हैं, अफरा तफरी मस्ती है, तांत्रिक जी के पास लेकर जाया जाता है, तो उससे पहले ये डॉक्टर के पास भी जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, पहले विश्वास नहीं होता नॉर्मली। वो कहता है भाई तू मेरे जो मर्जी टेस्ट करा ले, तू अपनी तसल्ली करा ले। उसके सारे टेस्ट होते हैं, वो बिल्कुल ठीक, कुछ एक छोटी सी बीमारी भी नहीं, कुछ छोटा सा कुछ भी नहीं, कुछ एक छोटी सी बीमारी भी कुछ भी नहीं। पर उसके पिताजी करी उसके सच कुछ एक छोटी सी बीमारी भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। जब तांत्रिक जी के पास जाया जाता है ना, तो तांत्रिक जी कहते हैं कि बस अब काम खत्म है। कहते हैं कि समझ के,
कहते हैं कि क्रिया शुरू हो चुकी है। कहते जो भी इसने हांडी को लात मारी थी वो किसी ने मारण क्रिया की हुई थी किसी और पर। जब उसने हांडी पर लात मारी और वो जो लड़की थी उसकी बसंत थी, जवान दिखती लड़की, थी। हाँ जवान लड़की की मौत हुई थी, उसकी बसंत थी। जो मारण क्रिया किसी और पर सारा परिवार ख़त्म करने के लिए की थी वो इस पर आ चुकी है, इनके परिवार पर इसने खुद ही ले ली। अब कहते हैं अगर इनकी माँ की मौत से पहले कुछ अगर किया जा सकता तो हो जाना था, लेकिन अब वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वो ख़त्म हो गई। अब ये पशुपेश में था कि ऐसा हो सकता है क्या है, नहीं हो सकता। लेकिन कुछ दिनों बाद एक दिन इनके कज़न ब्रदर सोते हैं, उठते नहीं, मतलब देखते ही देखते परिवार ख़त्म। अब जब रमित ये बात सुनता है उसकी तो भाई वो तो गले लगा के ऊँची ऊँची रोने लगता है कि तूने भाई मेरी जान बचा दी। और एक सबक भी होता है कि भाई आप जा रहे हो यार, अपने काम से काम रखो, किसी काम के लिए आए हो वो काम ख़त्म करो। रास्ते में चीज़ों को इधर उधर देखते जाओगे, पकड़ते जाओगे तो आज नहीं तो कल धरे जाओगे। इसी बात है। मैं इन चीज़ों को कोई प्रोत्साहित नहीं करता कि ऐसी चीज़ें होती हैं ये करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस चीज़ को करने में कोई फ़ायदा नहीं है तो वो चीज़ ना करो, उल्टा आप अपना नुकसान करा लोगे। एक ऐसा ही किस्सा था हो जिसमें एक बड़े ही अच्छे घर का लड़का एक बड़ी टुच्ची सी हरकत की वजह से क्या से क्या हो जाता है। वैसे तो बताना चाहता हूँ, मतलब आप समझोगे कि घर में एक फ़ोन आता है और जब वो फ़ोन आता है तो वो सारा घर हिल जाता है। कहा जाता है कि बस कुछ ही समय है आपके पास। चलो एग्जाम्पल के तौर पे कि आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो और रात का समय हो, कुछ 12 से 1 के आसपास, और जो सड़क है वो काफ़ी सुनसान हो और उसके बारे में कुछ अफवाहें भी हो कि भाई ये तो है हॉन्टेड सड़क। और फिर थोड़ी देर आप गाड़ी चला रहे हो और आपको थोड़ी सी अब घुटन महसूस होने लग पड़े, उसको दूर करने के लिए आप जो शीशे हैं वो नीचे कर दें गाड़ी के। कुछ दूरी पर जाने के बाद अब आपको थोड़ी सी ठंड महसूस होने लग पड़े, सिरहन सी महसूस होने लग पड़े, और जो आपका रेडियो है गाड़ी का वो आपने बंद किया हो बेसिकली, लेकिन वो अचानक से अजीब से सिग्नल देने लग पड़े। तो अभी आप ये सोच ही रहे हो कि भाई हो क्या रहा है मेरे साथ, और देखते देखते आपके थोड़ी सी गाड़ी के आगे एक आपको औरत दिखाई दे जिसका सर ही नहीं है। इसका सर नहीं। तो फिर आप उसको देखो और अचानक सोचो कि भाई मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मैं तो डरता ही नहीं हूँ। और ये सोचते सोचते आपकी चलती गाड़ी से आपको ऐसा लगे कि पीछे किसी ने दरवाज़ा खोल के मेरे गाड़ी के पीछे कोई बैठा पिछली सीट पे, और अभी आप फिर इसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो कि अभी पीछे कौन बैठा है, और एक हाथ जो है आपके कंधे पर यहाँ पे आके कोई पकड़े आपको, और इतना ठंडा हाथ हो कि जो हवा आ रही है वो भी आपको गर्म लगने लग पड़े, ठंडी ठंडी हवा। अब बताओ आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? और मुझे केवल सोचने से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और आप देख पा रहे हो। आप तो कह रहे थे लगता ही नहीं भाई डर। तो ये जो रोड्स है ना ये बड़े हॉन्टेड है, और एक ऐसा ही रोड है अपने इंडिया का जिसको हम अर्बन लेजेंड्स में अगर उस किस्से को कहेंगे तो वो उसको कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वो बन चुका है अर्बन लेजेंड और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है। लेकिन अब क्या होता है कि एक जगह हॉन्टेड होना अलग बात होती है, उसके किस्से कहानियाँ अलग होना अलग अलग बात होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब किसी एक जगह का नाम लूँगा तो अपने व्यूअर सोचेंगे कि यार ये तो हमने सुना होगा, किस्से कहानियाँ अलग अलग हैं। तो ऐसे ही एक जो किस्सा है काफ़ी ज़्यादा डरावना है, और जैसा मैंने आपको कहा कि भाई आप एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी चला रहे हो और आपको एक सरकटी भूतनी मिल जाए तो फिर आप क्या करोगे? तो आप आगे कहोगे कि भूतनी करेगी जो करेगी, मैं क्या करूँगा। तो ये जो किस्सा है ये है कि एक रोड है हमारे इंडिया की जिसको कहते हैं कसारा घाट, कैसा लगा? और बेसिकली ये मुंबई और आई थिंक नासिक के बीच की एक है। घाट का सुनने के साथ ही आपको पता लगा होगा कि हिली एरिया है जी। और बेसिकली एक वैली है, घाटी उसको कहते हैं, घाटी या घाट। और इसमें काफ़ी ज़्यादा इसके जो हैं किस्से कहानियाँ मशहूर हैं, और जो मेन किस्सा इसका या मेन एक अर्बन लेजेंड मशहूर है वो किस चीज़ से मशहूर है कि यहाँ पर एक लोगों को सरकटी हुई भूतनी दिखाई देती है जो उनको प्रवोक करती है कि उनका कंट्रोल उनकी गाड़ी से छूट जाए और वो जो है वैली में गिर जाए।
और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को एड्रेस किया है और काफ़ी किस्से हैं, काफ़ी कहानियाँ हैं, काफ़ी दर्दनाक हैं, काफ़ी ज़्यादा डरावनी हैं। तो एक किस्सा जो है मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हमारे व्यू डिसाइड करेंगे कि उनके जो रोंगटे खड़े हुए कि नहीं हुए। चलते हैं, फिर शुरू करते हैं उसको। जी भाई। बताओ मुझे क्या हुआ, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंटर देके ना हुँ। ये रोंगटे तो खड़े कर दिए भाई। चलो अब हज़ारों व्यूअर्स के रोंगटे भी खड़े करते हैं। जी भाई। भाई ये किस्सा शुरू होता है एक कपल से। अब जो कपल का नाम था वो अनीश था, जो पर्सन थे, और उनकी वाइफ़ थी दीपिका। जी। पहले लव अफेयर था, बाद में शादी हुई। लेकिन क्या हुआ कि शादी के बाद ना कुछ थोड़ी देर बाद जो दीपिका को है वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अब अनीश था वो जो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल बंदा था। प्रॉब्लम क्या आनी शुरू होगी कि एज़ पर दीपिका उसको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती थी, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और वो चीज़ें काफ़ी डरावनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो अगर सुबह या रात को जॉगिंग के लिए अकेली जा रही है, तो उसको लग रहा है उसके साथ कोई चल रहा है। रात को सो रही है, अचानक उसकी जब जाग खुली है, तो पंखे पर उसको कोई भूतनी लटकी हुई दिखाई दे रही है, और जिसके हाथ उसके गले को पकड़ रही हैं वहीं से। चले भाई। और धीरे-धीरे ये जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी करने लग पड़ी दीपिका को। दीपिका ने बात की अनीश से, अनीश ने इसको, फिर मैं कह रहा हूँ कि वो प्रैक्टिकल आदमी था, वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब जो है वहम की बातें हैं, तो उसने जो है उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की। मैं इस चीज़ की फ़ेवर में हूँ कि सबसे पहले जो प्रेफ़रेंस होती है मेडिकल ट्रीटमेंट ही करानी चाहिए, क्योंकि 99% ऐसे किस्से साइकोलॉजिकल होते हैं और हल हो जाने चाहिए। और इससे पहले कि कुछ देर हो जाए, जो बात ज़्यादा बढ़ जाए आगे, फिर हमें जो है वो किसी ऐसे जानकार को दिखाना चाहिए जो इस चीज़ की अच्छी नॉलेज रखता है, और वो स्पेसिफ़िकली काला जादू ना हो, अच्छे पंडित जहाँ अपने धर्म के हिसाब से मौलवी या जो पास्टर वगैरह हों। लेकिन अनीश ने ऐसा नहीं किया। धीरे-धीरे दिक्कत बढ़ती गई, फिर उसके शरीर पर निशान मिलने शुरू हो गए। तो अनीश था वो सिर्फ़ एक चीज़ पर लगा था कि शायद ये खुद कर रही है, उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, और वो जितना हो सकता था उसको मेडिकल साइंस की तरफ लेके जाता रहा। अब एक रोज़ की बात है कि अनीश जो है वो घर पर आता है, तो घर पर वो आवाज़ लगाता है दीपिका को। दीपिका उसको बुलाती नहीं है और उसकी कोई बात मतलब सुनती नहीं है, उसको रिस्पॉन्स नहीं करती। तो फिर वो अपने बेडरूम में जाता है, और दीपिका जो है वो अपना पीछे जैसे होल्ड करके बेड पे बैठे होते हैं ना, टाँगें फैला के, तो ऐसे उसको आँखें खोल के देख रही थी। अब वो थोड़ा-सा चिल्लाता है कि यार मैं तुम्हें इतनी देर से पुकार रहा हूँ, तुम कुछ सुन नहीं रही हो और ऐसे बैठी हुई हो। लेकिन जब उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं देती, तो फिर वो जब जाके उसको हिलाता है, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके देखते ही देखते जो है वो दीपिका की आँखों से खून के जो हैं वो लाइन पूरी एक तरह की जो है नदी बिल्कुल बहने लग पड़ती है, जैसे होता है ना बिल्कुल। उनके आंसू जैसे। हाँ, खून के आँसू तो होता है ना कि आँसू जो बूँद-बूँद होते हाँ हैं, हाँ। बिल्कुल लाइन जैसे। नहीं। और मुँह से उसके एकदम खून निकलने पड़ता है, और उसके देखते ही देखते उसकी बॉडी डिकम्पोज़ होने लग पड़ती है। अब ये देखकर जो है वो अनीश है वो तो बिल्कुल सटपटा जाता है, क्योंकि सुबह दीपिका बिल्कुल ठीक थी। वैसे तो वो ठीक नहीं थी, लेकिन नॉर्मल फिज़िकली उसको ठीक-ठाक लग रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके सामने उसके जो है खून की धाराएँ, अगर सही वर्ड है धाराएँ बह रही हों, और उसकी बॉडी उसके सामने हो धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होने लग पड़े। आनन-फानन में उसने जो है वो एम्बुलेंस की, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये तो डेथ हो चुकी है इनकी। लेकिन ये चीज़ उनको भी समझ नहीं आई कि यार विदिन आवर्स बॉडी डिकम्पोज़, ख़ास तौर पे जो चेहरा है वो कैसे होना शुरू हो गया। वो भी इतनी जल्दी। वो भी इतनी जल्दी, मतलब देखते ही देखते। अब अनीश है वो जो है बिल्कुल एब्सोल्यूट ग्रीफ में चला गया, और उसको कुछ सूझ नहीं रहा, ना उसका कोई काम में ध्यान लग रहा है, और उसको कहीं न कहीं ये था कि यार शायद कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको मैं इग्नोर कर रहा था, और मेरी वाइफ़ के साथ जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था उसके साथ वो हो गई। अनीश जो है वो अब शराब में डूब गया। बस उसका एक ही काम था, जितना काम कर सकता था करता था, उसके बाद फिर अकेला रह गया था, और जो भी था अपना सारा बस बाकी का टाइम था उसको दीपिका को याद करते हुए और शराब पीते बिताता। एक दिन ऐसे ही वो किसी पब में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था, तो मोबाइल पर वो सर्फ कर रहा था। सर्फ करते-करते उसको एक आर्टिकल जो है वो उस पर ध्यान गया। तो जो बेसिकली आर्टिकल का हेडिंग थी, वो थी कि मरे हुए अपने प्यारे लोगों से दोबारा बात करने का एक तरीका।
जो आपके लोग, आपके प्यारे, जो आपके जान पहचान वाले या जो आपके नज़दीकी लोग हैं वो दुनिया से जा चुके हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो एक बार उसने उसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखा कि मैं देखूँ तो क्या ये चीज़ है, किस तरीके से चीज़ है, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो आती है ना। जी। अब वो जब स्क्रॉल करना शुरू करता है तो वहाँ पर जो राइटर होते हैं, ब्लॉगर जो भी होते हैं, वो लिखते हैं कि एक तरीका है जिससे आप अपने मरे हुए परिजनों से बात कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेडली है, यानी कि आपकी जान जाने के जो चांसेस हैं वो 99.9% है, 0.1% है कि अगर आप बच जाएं, वो भी कैसे बचेंगे और जान जाने के पूरे पूरे चांसेस कैसे हैं, उसको आप जानने के लिए और कैसे मिल सकते हैं उसके आगे पढ़िए। जी। अब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो है वो उन्होंने दोबारा आगे पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें अब एक तरीका था जो कि बड़ा ही भयानक तरीका था, और वो सारा लिखा हुआ था, और वो ये था कि कसारा घाट जिसकी मैंने बात की है, मशहूर है अपने खूबसूरती के लिए, जी। वाटरफॉल्स के लिए, वैली के लिए, हाईवे बन चुका अच्छी सड़कों के लिए, लेकिन साथ के साथ ही वो हॉन्टेड भी माना जाता है। हॉन्टेड क्यों माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एक सरकटी जो भूतनी है वो वहाँ पर भटकती है, और वहाँ के जो कोई विजिटर हो कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर जाए तो उसको दिखती है, और कोशिश होती है कि वो उसको ख़त्म कर दे, यानी कि उसको डिस्ट्रैक्ट करती है और वो एक्सीडेंट हो जाता है। जी। लेकिन एक चीज़ है जिससे उसको साधा जा सकता है, और उससे जो आपका परिजन जो है वो जा चुके हैं उनके बारे में उनसे मिला जा सकता है, थोड़ी देर के लिए रूबरू किया जा सकता है। तो अब जो ये बात आगे चल पड़ी और आगे उन्होंने पढ़ना शुरू किया कि वो तरीका क्या है। तो प्रॉपरली वहाँ पर लिखा हुआ था कि एक एक जो टॉपिक है वो बिल्कुल आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक भी टॉपिक जो एक भी इसका जो वे है वो अगर गलत हुआ तो आप गए, आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा, ख़त्म। पहला था कि उस रोड पर जो टाइम होगा वो अमूमन 12 से लेकर 2 बजे के बीच बीच में दिखती है रात के। दूसरा जो है कि बाइक पर तो भाई बिल्कुल नहीं जाना, अगर बाइक बाइक पर गए तो फिर गए, गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। 2, तीसरा अब जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी थी वो क्या थी कि आपने जो गाड़ी के सारे शीशे नीचे कर देने हैं। नीचे कर लेने। हाँ, गाड़ी के सारे शीशे नीचे कर देने हैं, ओपन कर देनी, ओपन एयर है गाड़ी में। अच्छा। चौथा, जो रेडियो है वो न्यूट्रल कर देना है बिल्कुल, यानी कि जीरो सिग्नल होता है ना, उस पर कर देना है। उसका आगे मैं बताऊंगा क्यों। पांचवा क्या है कि जब आप कसारा घाट की एक पर्टिकुलर वहाँ पर एक लैंडमार्क है वहाँ पर एंटर करेंगे, आपने 500 मीटर के बाद जो गाड़ी की स्पीड है वो बढ़ा देनी है, यानी कि एक लैंडमार्क जो बताया वहाँ पर एंटर किया, गाड़ी की स्पीड कम की, 500 मीटर बाद आपने स्पीड को बढ़ा देना, फिर थोड़ी सी स्लो करके 500 मीटर बाद फिर थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा देना, ठीक है भाई। जब तक आपको वो भूतनी नज़र नहीं आएगी। जब आपको वो भूतनी नज़र आ गई, आपने गाड़ी रोकनी नहीं है, आपने फिर उसी टाइम स्पीड बढ़ानी है और 1 किलोमीटर आगे जाना है। 1 किलोमीटर बाद वो भूतनी आपकी गाड़ी के आगे आ जाएगी। आपने गाड़ी रोकनी नहीं है, आपने गाड़ी साइड पर करनी है और वो चलती गाड़ी में एंटर होगी। अब ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी एक भी इंच भी इसमें इधर उधर चीज़ हुई तो आप गए। आप भाई। और जो गाड़ी का इंडिकेटर है वो वैली की तरफ होना चाहिए, लगातार वैली की तरफ इंडिकेटर होना चाहिए एक गाड़ी का। जब वो बैठेगी तो आप उसके साथ बात करोगे, जो आप पूछना चाहते हो वही सिर्फ आप पूछोगे। आपने इधर से उधर कोई बात की तो फिर भी आप गए। गए। ये सब चलता रहेगा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि चांस कोई नहीं है, वन गो में सब कुछ होगा। बचने का तरीका सिर्फ यही है कि जो चल रहा है वहाँ पर चलने दो। अब ये सारी चीज़ जब अनीश ने देखी और उसने कहा ये क्या बकवास है यार, ये आज के ज़माने में ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब उसके मन में एक चीज़ पनप गई कि भाई मैंने उसको मिलना ज़रूर है, अपनी वाइफ को। उससे मैं एक बार बात करना चाहता हूँ, मैं उसको कहना चाहता हूँ कि मैं सॉरी फील करना चाहता हूँ कि मैंने तेरी बात नहीं मानी और तेरे साथ वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। शायद अगर सही वक्त पर मैं कुछ कर पाता तो आज तू मेरे साथ होती। पर वो धीरे धीरे उसको अडोप्ट करने में ना ये चीज़ को टाइम लग गया कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवास है। खैर 1 आधे महीने बाद उसने अपने आप को तैयार किया कि ठीक है मैं करूँगा।
फिर उसने दिन के टाइम पे जाके कसारा घाट की रोड पे थोड़ा सा ट्राई की कि किस तरीके से मैंने ये सब कुछ करना है। प्रैक्टिस की। थोड़ी सी प्रैक्टिस की, 1-2 महीने उसने पूरी तसल्ली से लगाया कि मैंने अपने नर्व्स पर कैसे कंट्रोल करना है, किस तरीके से करना है, और वैसे मुझे दिखेगी तो मैंने मतलब कैसे करना है। जैसे आप हॉरर स्टोरियाँ सुनते हो ना और कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ, बस वो भी उस चीज़ में कि मैंने डरना नहीं है बस। तो चलो ये अब करने के बाद फिर वो रात आ गई जहाँ पर उसने वो अब रियल में करना था, प्रैक्टिकली करना था। घर से निकला अपने सफ़र के लिए, और जब वेट किया कि 12 बजे के आसपास का टाइम हो और मैं उस लैंडमार्क को क्रॉस करूं। अब वो उस लैंडमार्क को क्रॉस करता है। लैंडमार्क को क्रॉस करने के बाद पहले वो गाड़ी के शीशे नीचे करता है जैसा मैंने कहा। फिर वो 500 मीटर के बाद थोड़ी सी स्पीड गाड़ी की बढ़ाता है और अचानक से कम करता है अगले 500 मीटर के लिए। जब वो 500 मीटर आगे चलता है गाड़ी पे, तो फिर वो स्पीड थोड़ी सी बढ़ाता है। काफ़ी टाइम वो ऐसा करता रहा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। अब वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लग पड़ा। लेकिन जैसे ही उसके मन में ये चीज़ें आई, अचानक से जो उसका रेडियो है वो अब नॉर्मल सिग्नलिंग करने लग पड़ा। जैसे आवाज़ आती है ना की, तो काफ़ी ऊंची नीची आवाज़ आती है, बिल्कुल है न्यूट्रल पे लेकिन चैनल जैसे बिल्कुल ऊंची नीची आवाज़ आने लगी। अब ये वो चीज़ देख रहा था तो अचानक उसके सामने नज़र पड़ती है, इसको एक औरत दिखती है जिसकी सर ही नहीं है जिसका। अब उसने ऐसे याद किया हुआ जैसे कोई लिफ्ट मांग रहा है। औरत ने हाथ किया कि लिफ्ट सिर्फ उसने हाथ ऐसे हिला नहीं थी, जस्ट ऐसे याद किया हुआ। तो अब उसको देख के 1 सेकंड के लिए बस वो टांगें उसकी कांपनी शुरू हो जाती है, वो अपने कंट्रोल से निकल जाता है क्योंकि वो सच है। जो सब कुछ सोच रहा था कि बकवास है, चलो करके देख लेते हैं, अब वो थोड़ी कुछ सेकंड के लिए सेंसेस में नहीं रहता, पर जैसे तैसे अपने आप को संभालता है क्योंकि अगर वो गाड़ी वहीं पर रोक देगा तो उसका काम खत्म है। तो अब ना चाहते हुए भी वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी वरना आप गए। अब वो गेम में है क्योंकि उसको दिख गई है वो। अब वो गेम में आ गया, अब वो गेम से एग्जिट नहीं कर सकता। जी भाई। अब वो उसको कुछ सेकंड के लिए भूल जाता है मैंने करना क्या भाई, क्या क्या करना था, कहाँ जाना था, क्या करना था, कौन सा सिग्नल। फिर अचानक से उसने इंडिकेटर किया वैली की तरफ और गाड़ी जो है वो आगे गई। अब 1 किलोमीटर जाने के बाद उसने गाड़ी को फिर थोड़ा सा स्लो किया। जब वो गाड़ी को स्लो करता है, यानी इतना स्लो करता है कि वो चल के भी गाड़ी में बैठ सके, बिल्कुल 5 या 10 की स्पीड में बिल्कुल। अब उसको लगता है कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला और गाड़ी में कोई आके बैठा है। जैसे वो अपने मिरर में देखता है, रेयर व्यू मिरर में, जी। तो वहाँ पर उसको एक औरत बैठी दिखाई देती है, लेकिन उसका सर नहीं है। उसका सर नहीं है। अब ये जब वो होता है ना तो उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है कि ये क्या हो गया, मतलब जो चीज़ मैंने पढ़ी थी वो सच है, अब मैं करूँगा क्या। मतलब एक छोटी सी गलती और मेरी जान गई। बस वो अब पहले अपना मन वो हार जाता है कि मैं अब क्या करूं। फिर जब उसको याद आती है दीपिका की कि नहीं मेरा पर्पस था अपनी दीपिका से बात करने की बार, तो वो धीरे से बोलता है कि मैं अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूँ आपके द्वारा। अब वो जो भूतनी है वो वो गाड़ी जैसे उसके हाथ है, उसका मतलब हाथ आर्म रेस्ट पर है, उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है। और जब वो हाथ रखती है वो इतना ठंडा हाथ होता है कि जो बाहर की ठंडी हवा आ रही है वो भी क्या, वो भी उसको गर्म लग पड़ती है और उसका हाथ इतना ठंडा जैसे बर्फ़ रख दी ऊपर। जब वो उस पर हाथ रखती है तो जब वो दोबारा से देखता है रेयर व्यू मिरर में तो उसको दीपिका नज़र आती है। मतलब जो भूतनी है सरकटी उन्होंने दीपिका का रूप ले लिया एक हाँ, तरह से। दीपिका का रूप ले लिया। अब दीपिका कहती है, वो जब देखता है दीपिका को तो वो इमोशनल हो जाता है, तो वो रोने लग पड़ता है कि दीपिका तो क्या तुम ही हो। तो दीपिका कहती है हाँ मैं ही हूँ। तो वो कहता है कि दीपिका मैंने तुमसे सॉरी मांगनी थी, मैंने तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। तो दीपिका कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम इस चीज़ों को मानते नहीं थे, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, और मुझ पर किसी ने कुछ काला जादू किया था, और वो जो किसी एक एंटिटी को जो मेरे पीछे लगाया था वो मुझे आखिर में लेकर चलेगी। लेकिन काश तुम मेरी बातों को मानते तो शायद वो ये सब कुछ जो है वो ना होता। अब दोनों इमोशनल हैं। अब जी। वो जो अनीश है वो बेचारा दीपिका से रिग्रेट कर रहा है कि दीपिका आई एम सॉरी, लेकिन अब दीपिका कहती है कि अब मैं जा चुकी हूँ, अब मैं वापस तो आ नहीं सकती।
तो तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा। जैसे ही अनीश ये बातें कर रहा है, जब उसका ध्यान दोबारा से जाता है ना रियर व्यू पर, तो उसको देखता है कि दीपिका की शक्ल तो दिखाई दे रही है, जी। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही, मतलब बोल बोल रही है लेकिन उसके लिप्स नहीं हिल रहे। आवाज आ रही है लेकिन लिप्स नहीं हिल रहे हैं। अब वो कहता है अचानक से उसके मुंह से, यार तुम तो दीपिका नहीं हो, तुम तो बोल ही नहीं रही, ये कोई और है, मुझे दीपिका से बात करनी है। अब जैसे ही वो चीज़ होता है तो वो जो भूतनी है उसका हाथ पीछे हटता है। अब जो दीपिका के रूप में वो थी वो अग्रेसिव होने लग पड़ती है। ये तो गड़बड़ कर दी ना भाई। गड़बड़ होगी ना, एकदम से उसने उसने विश्वास नहीं किया, उसने उसका जो लगा कि ये तो भ्रम है। अविनाश बोल गया ना कि एक भूत से बात कर रहा है। हाँ, भूत से बात कर रहा है, भ्रम है। अब वो जो दीपिका है अभी वो उसके रूप में है और वो अग्रेसिव होनी शुरू हो गई है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मुझे समय रहते किसी तांत्रिक के पास ले जाते तो मैं बच जाती, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं मर गई, लेकिन अब तू भी मरेगा, तू भी ऐसे ही मरेगा जैसे मैं मरी हूँ। और वो हंसने की आवाज़ ऊंची ऊंची आने लग पड़ी और जो भूतिया आवाज़ों से उसकी कार पड़ी, जो कार है वो उसकी पूरी भर गई। मतलब अब जो वो है अनीश है, उसका अपनी गाड़ी पर कंट्रोल कोई नहीं है, उसकी जो सीट बेल्ट है उसको ऐसा लगा था कि किसी ने उसको मतलब जकड़ लिया, और वो हिल बिल्कुल नहीं पा रहा। उसका ध्यान है वो सामने नहीं है, ध्यान उसका सिर्फ उस तरफ है, उस भूतनी की तरफ है। जी। और जो स्टेयरिंग है बस उसका हाथ जमा हुआ है। और अब जो पिछला सीन है उसका जो सर है वो दोबारा से गायब हो चुका है, और जो भूतनी ने पहले हाथ पीछे किया था उसका हाथ दोबारा से पकड़ा, इतना कस के पकड़ा कि वो बिल्कुल जाम हो गया, जैसे कहते हैं ना ठंड से बिल्कुल अकड़ गया, और उससे कुछ नहीं बोला जा रहा था। और बिल्कुल अचानक से क्या हुआ कि जो उसका हाथ आता था वैली के पास हाथ बिल्कुल घूम गया, और जो कार थी सारी वैली में जा गिरी, घाटी में जा गिरी, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, कार गई। अब 5-7 दिन बाद जो अनीश को होश आता है और वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है। जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, किसी तरीके से बेचारा बच गया, शायद कोई अच्छे कर्म किए होंगे किसी ज़माने में, लेकिन अब वो उस हाल में नहीं था जैसे पहले था। अब उसके जो लाइफ है उसमें सिर्फ रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि उसको ये पता लग गया था कि काश मैं दीपिका को टाइम रहते कहीं पे दिखा देता, और बच तो गया था लेकिन अब वो पैरालाइज हो चुका था, अब वो व्हील चेयर पर रहने लायक रह गया था बस। और ये जो थी कसारा घाट की एक अर्बन लेजेंड है, और ये कहानी है जो मैंने कहीं से इसको अडेप्ट किया और मुझे बड़ी अच्छी लगी, और ये काफ़ी यार डरावनी थी। मैंने एक बार ना, मैं बेसिकली यार सोल ड्राइवर हूँ, सीधी सी बात है, मैं रात को ना आराम से मुझे ड्राइविंग करना बड़ा पसंद आता है, लेकिन अब सोचता हूँ कि ध्यान से क्या करें ऐसा कुछ नज़र आ जाए तो हमारे पास तो कोई प्रोसीजर भी नहीं है उसने क्या गाड़ी वाली में करनी है, मैं खुद ही कर देनी है कि ये ले तेरा काम मैंने कर दिया। सुनील भाई यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की है। जैसे सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये एक अर्बन लेजेंड है हाँ। अकॉर्डिंग टू यू, सरकटी भूतनी में कह सकते हैं, सरकटी औरत। इसके अलावा ऐसे ना औरत कह नहीं सकते क्योंकि अब वो औरत रही नहीं, जी। भूतनी, इसलिए मैंने भूतनी ना कहा, भूतनी बन गई है, हाँ वही बात है। जेंडर में आ गया ना कि फीमेल जेंडर भूतनी। एक और बात है कि आपने बताया कि एक आर्टिकल था जिसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई थी। अब आर्टिकल के अलावा ना काफ़ी सारी ऐसे हमें चीज़ें मिलती हैं या फिर जगह मिलती है जहाँ लिखा होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है कि आप हमारे पास आओ और हम आपको आपके जो पूर्वज हैं या फिर जो मर चुके हैं उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे। मैं ना पता नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ना थोड़े बहुत पॉडकास्ट देखे हैं जिसमें ऐसे कुछ ना एक्सपर्ट है, लेकिन पता नहीं मुझे ना, मतलब हालांकि मैं साधना या इन चीज़ों पर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी में दोनों पर विश्वास करता हूँ, जी। पर कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं कि यार जब तक आपके साथ होगा नहीं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, तो शायद मेरा इस केस में मेरे साथ भी शायद यही भी होगा यार, ऐसा पूर्वजों से बात कराना मतलब मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि हमारे सनातन के हिसाब से वो किसी न किसी योनि में जा चुके हैं, किसी न किसी योनि में तकरीबन जा ही चुके हैं। फिर क्या होता है कि कुछ, फिर वही बात है, एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको किसी ने रेफ़र किया तो मैं आपसे बात करूंगा, आप 2-4 बातें हो सकता है बढ़ा के बता दें कि हाँ बात हुई थी, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, क्योंकि अब आपने पैसे खर्च किए हैं, आप उसकी आपकी ईगो आ गई कि यार मैं कहूँगा ना यार कुछ नहीं मिला था, वैसे ही था, फिर हो सकता है मैं मजाक ना बनाऊँ, फूका है पैसे बस ऐसे, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन मैं इसको डिनाई पूरी तरह से नहीं करता। कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होगा जिसने बहुत सिद्धि की होगी, जिसका ये प्रोफेशन पैसा कमाना नहीं होगा, जिसका प्रोफेशन सिर्फ और सिर्फ होगा कि जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे हिसाब से तो वो होगा। इसका प्रोफेशन है कि इतनी फ़ीस है, हम आपसे मिला देंगे, तो यार
फेक है, फिर स्कैम है। नहीं, मैं मतलब इसको पूरी तरह डर नहीं करता, लेकिन ऐसा होने लग पड़े ना तो इतिहास बदल जाए। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई एक ऐसी शख्सियत मर चुकी है जिसके पास कई राज थे, और जो राज अगर उजागर होने दुनिया का रुख बदल जाए, जी। तो हम उसको बुला के कर लेंगे कि बता जी। तो मेरे हिसाब से इस मैं यहाँ इस ये लॉजिक ले जाता हूँ कि अगर ऐसी बात है फिर तो दुनिया में या तो दुनिया ही खत्म हो जाए या फिर सारे झंझट ही खत्म हो जाए। एक काम तो होगा, दुनिया ऐसी नहीं रहेगी, और भगवान ने दुनिया ऐसी ही रखनी है कि कभी सुख होगा कभी दुख होगा, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं हो सकती कि एक ही जगह पे सुख ही सुख चलता रहे दुख ही चलता रहे। तो मैं इस पॉइंट से सोचता, और नेगेटिव एनर्जी पर भी मैं इस पॉइंट से विश्वास करता हूँ जी। कि पॉजिटिव से कभी भी, मैं ऑलमोस्ट सारे पॉडकास्ट में कहता हूँ कि एनर्जी हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव से ही प्रोड्यूस होती है, प्लस और माइनस से, कभी भी पॉजिटिव से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये मेरा लॉजिक है। लेकिन ये चीज़ें हैं ना बड़ी, मैं ये नहीं कहता करा सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी ने तंत्र विद्या में महारत हासिल की हो बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल तक, और वो मतलब चार्ज ना करता हो, ये लेवल हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक ऑफिस बनाया हुआ और एक टेबल कुर्सी रखी है, आओ जी हम बता देते हैं। सुनील भाई, इस पॉडकास्ट की शुरुआत हमने की थी एक अर्बन लेजेंड से, एक ऐसी एंटिटी की कहानी में सिंपल वर्ड्स में कहूँ जो कि ना किसी एक एरिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ना ऐसे हजारों एंटिटीज़ हैं, हजारों अर्बन लेजेंड्स हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं कि हमने कभी इनको देखा, इनको फील किया या फिर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है। भाई ऐसी हजारों एंटिटीज़ हैं, जैसे मैं बात करूँ ब्रह्म राक्षस हो गया, स्किन वॉकर हो गया, शेप शिफ्टर्स हो गए, यक्षिणी हो गई, कर्ण पिशाचिनी, जिन हो गए, ऐसे ढेर सारी एंटिटीज़ हैं या फिर अर्बन लेजेंड्स हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। जो ऐसी अर्बन लेजेंड्स हैं, ऐसी एंटिटीज़ हैं, उनके साथ हज़ारों कहानियाँ तो जुड़ी हैं, जी। लेकिन ऐसी कहानियाँ जो किसी ने नहीं सुनी। मैं सोच रहा हूँ कि हम वेयरवुल्फ के बारे में बात करें। आपको पता है क्या होता है? सुना है कभी? भाई वेयरवुल्फ को मैंने सुना तो है, वैसे है ये मतलब अंग्रेजी है, मतलब बाहर जी। का ही ज़्यादा होता है, यहाँ का तो जी। सुना नहीं है। कहानियाँ तो भाई मैंने सुनी है वैसे, लेकिन जो कहानियाँ हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। मुझे लगता है कि जो इसका पार्ट 2 होगा जिसमें हमारे जिशान भाई बताएंगे वेयरवुल्फ के बारे में, वो सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं मेरे लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी। आपने जो मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन उसके किस्से बताए, तो उसके बाद तो फिर मैं वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से जो है उसका सेकंड पार्ट आए, और आई थिंक जो व्यूअर्स हैं वो भी वेट करेंगे। और जिशान भाई ने मुझे बताया कि ये जो स्टोरी है ना, ये इंडिया की है। अच्छा। इंडिया में भी मानव भेड़िया यानी कि वेयरवुल्फ पाए जाते थे, उन्होंने क्लियरली ओके। बताया है। और उनके पास एक रियल इंसिडेंट है जिसमें गांव का नाम भी है, उस स्टेट का नाम भी, कहाँ की ये घटना है। भाई ये तो अब जिशान भाई रिवील करेंगे। ऐसी एंटिटीज़, ऐसे अर्बन लेजेंड्स जिनकी कहानियाँ बहुत ही सुनी होंगी, लेकिन ऐसी कहानियाँ जो आप किस्सों में पहली बार सुन रहे हैं या बहुत कम सुने होंगे, या उनके वर्जन जो हैं अलग अलग होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा डरावना वर्जन इसी पर होना चाहिए, इसी चैनल पर होना चाहिए, ताकि व्यूअर्स को भी पता लगे कि हॉरर तो सब चैनल करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग शुरू हो चुका है अब। जी। एक सागा शुरू हो चुका है, और वो क्या हो चुका है, अर्बन लेजेंड्स, डरावने तथ्य या डरावनी कहानियाँ, डरावने किस्से। इस पॉडकास्ट को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और अपने फीडबैक्स को कमेंट करें। और लोग भी बता सकते हैं कि अगर कोई एंटिटीज़ हैं उनके आसपास या किसी अर्बन लेजेंड के बारे में वो जानते हैं, वो अगर स्टोरी शेयर करना चाहे तो डायरेक्टली आपको शेयर कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें भी शेयर कर सकते हैं। और जो भी व्यूअर्स जो हैं हमारे रैंडमली जो सिलेक्ट होंगे, तो उनको फिर एक मौका भी मिलेगा हमारी तरफ से यहाँ पर शूट को देखने का, और साथ के साथ ही इस शूट का पार्ट बनने का भी।